रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और भी भयंकर हो सकती है, क्योंकि अब इस महायुद्ध में एक और नए किरदार की एंट्री हो सकती है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन के सबसे करीबी दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति महायुद्ध में कूदने का मन बना चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन बॉर्डर की ओर अपनी फौज को भेजने का आदेश तक दे दिया है। यूक्रेन के महायुद्ध में बेलारूस की एंट्री। यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ी बेलारूस की सेना। ये पुतिन के सबसे जिगरी यार है, बेलारूस के तानाशाह राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिनकी पहचान बेलारूस के राष्ट्रपति के तौर पर कम और पुतिन के पिछलग्गू के तौर पर ज्यादा होती है, क्योंकि बेलारूस में लुकाशेंको की सत्ता पुतिन के भरोसे ही चल रही है। और यही वजह थी कि जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की तो बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े थे। बेलारूस ने ऐलान किया था कि वो युद्ध के लिए रूस को अपनी जमीन इस्तेमाल करने देगा। युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेन ने दावा किया था कि बेलारूस ने युद्ध के लिए यूक्रेन की सीमा पर करीब 300 टैंक तैनात कर दिए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद बेलारूस ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा। लेकिन अब खबर है कि रूस का साथ देने के लिए लुकाशेंको अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस खबर की पुष्टि का दावा किया है। दावे में कहा गया है कि बेलारूस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया गया है। यही नहीं, दावा तो यह भी है कि बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। इसके अलावा आर्टिलरी और मिसाइल यूनिट को भी पश्चिम की ओर भेजा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पुतिन के साथ अपनी वफादारी निभाने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल का काफी हद तक जवाब देती हैं ये तस्वीरें। ये हफ्ते भर पहले की तस्वीरें हैं, जब बेलारूस के राष्ट्रपति मॉस्को पहुंचे थे उस CSTO नाम के संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, जिसकी चर्चा यूक्रेन युद्ध से पहले तक शायद ही कभी होती थी। पूर्व सोवियत संघ से जुड़े 7 सदस्य देशों वाले इस संगठन को नेटो के खिलाफ एक मोर्चे के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है। खास बात यह है कि इस बैठक के बाद यूक्रेन ने सेना की तैनाती बढ़ाने के आदेश दिए थे, क्योंकि यूक्रेन के साथ बेलारूस का 1084 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इसी का फायदा पुतिन ने युद्ध में उठाया और बेलारूस के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करके पुतिन की सेना ने यूक्रेन के चेर्निहिव और कीव पर शुरुआती चढ़ाई की थी। वैसे तो बेलारूस का महाजंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जंग के बीच बैकडोर से रूस का समर्थन करना उसे महंगा पड़ गया और वो सीधे सीधे पश्चिमी देशों के निशाने पर आ गया। महाजंग के बीच अमेरिका और यूरोप के कई देश बेलारूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। बेलारूस से निर्यात होने वाले सामानों पर यूरोप के कई देश बैन लगा चुके हैं। इसकी वजह से बेलारूस को हर साल 16 से 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। अब मरता क्या न करता, बिना जंग लड़े बेलारूस पहले से ही नुकसान में आ चुका है और अब कहा जा रहा है कि इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए वो जंग में पुतिन का साथ देने की तैयारी कर रहा है। और
और इस वक्त बड़ी खबर नाटो को लेकर है, जहां अमेरिका से यह खबर आ रही है। अमेरिकी विदेश नीति के सलाहकार ने नाटो के विस्तार को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश नीति के सलाहकार ने कहा है कि नाटो के विस्तार से तनाव बढ़ेगा और ये तनाव आप देखिए तकरीबन 3 महीने तक हो चुका है, लेकिन अभी भी कयासबाजी इस तरीके की हो रही है कि ये जो युद्ध है वो यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला है। आने वाले दिनों में जो पुतिन के प्लान बी है उसके तहत हो सकता है कि और कुछ देशों पर वो उसी तरीके से हमला करे, लेकिन जो उनकी सेना को मुंह की खानी पड़ रही है यूक्रेन के सामने, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि पुतिन किस स्थिति में है। लेकिन इस बीच नाटो विस्तार के खिलाफ यूएस में आवाज उठी है और आवाज क्या, नाटो के विस्तार पर बड़ी चेतावनी दी गई है। फिलहाल नाटो में विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने के आवेदन कर चुके हैं, लेकिन इनकी सदस्यता की प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी ये समझना बहुत जरूरी है। ये इस वक्त हम आपको समझाते हैं। तो नाटो की सदस्यता पाने के लिए पहले फेज में कोई भी संभावित देश पहले नाटो संगठन से बातचीत करता है। इसके बाद अगला कदम क्या होता है, संभावित सदस्य देश की ओर से सदस्यता के लिए आवेदन किया जाता है। इस आवेदन के बाद उस देश की सदस्यता को लेकर योग्यता की जांच की जाती है। ये देखा जाता है, ये परखा जाता है कि वो देश नाटो को सदस्य बनाने की काबिलियत रखता है या फिर उसके पास काबिलियत नहीं है। इसके लिए उस देश की राजनीतिक, कानूनी और सैन्य योग्यताओं की जांच की जाती है। देखा यह भी जाता है कि उस देश में लोकतंत्र काम कर रहा है या फिर नहीं, सेना की क्षमता है क्या। इसके बाद सदस्यता के लिए दूसरे फेज की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। संभावित सदस्य देश नाटो को एक शपथ पत्र देता है। इसमें वो नाटो के नियम और शर्तों को पूरा करने का भरोसा देता है। यह शपथ पत्र नाटो के महासचिव को सौंपा जाता है और इसके बाद सदस्य का तीसरा और आखिरी फेज शुरू होता है। इसमें नाटो के जो भी मौजूदा सदस्य देश है वो नए संभावित सदस्य के लिए मंजूरी दी जाती है। इसके लिए सभी सदस्य देशों की संसद से 1/3 मंजूरी जरूरी है। सभी सदस्य देशों की संसद से जब नए सदस्य के लिए मंजूरी मिल जाती है तब जाकर इस पर नाटो में शामिल होने के लिए आखिरी मुहर लगती है। ये पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। यूक्रेन पर रूस के हमले को पूरे अब 89 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक रूस कामयाब नहीं हो सका है। कब्जा करने की बात तो दूर, उल्टे रूस को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ रही है और अब इस युद्ध में एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन के एक अखबार का दावा यह है कि अब इस जंग में आत्मरक्षा करने वाले यूक्रेन अब रूस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। तो 90 दिन में सिर्फ 1 दिन की कमी और यह युद्ध अभी भी खिंचा हुआ है। करीब 3 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी उसकी ताकत है। ना तो यूक्रेन के शहरों पर कब्जा हुआ, ना ही उसके सैनिकों का खात्मा। उल्टे पुतिन के सैनिकों का हाल बुरा है। कहीं उनको उल्टे पांव भागना पड़ रहा है तो कहीं उनके टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। मतलब क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग में हारने वाला है? क्या युद्ध में पुतिन के सैनिकों का हौसला पस्त हो रहा है? क्या युद्ध में रूस के हथियार फेल हो रहे हैं? क्या आत्मरक्षा करने वाला यूक्रेन अब रूस पर हमला करेगा? युद्ध में अब तक रूस के हमलों पर आत्मरक्षा कर रहा यूक्रेन अब उस पर हमले की तैयारी में है। यूक्रेन की तरफ से बयान आया है कि अब उनका देश 2 महीने बाद रूस पर हमले की तैयारी में है। दावे के मुताबिक 2 महीने के भीतर यूक्रेन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो सकता है। मतलब ये कि अब ये जंग और लंबी खिंचने वाली है।
यूक्रेन की तरफ से 2 महीने के भीतर जवाबी कार्रवाई करने का दावा वहां की इंटेलिजेंस टीम के प्रमुख ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए किया। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट करते हुए रूस को बड़ी धमकी दी और लिखा कि युद्ध कैसे और कब खत्म होगा ये यूक्रेन निर्धारित करेगा। हम एक क्रूर हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमें किसी और की जमीन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जंग में यूक्रेन के 7 लाख सैनिक। रूस पर पलटवार करने के लिए यूक्रेन की सेना पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस के खिलाफ करीब 7 लाख सैनिक मैदान जंग में हैं। ये भी रूस के सैनिकों को पस्त करने की बड़ी वजह है। Берегла і розвинула свій науковий потенціал. Звичайно, у час повномасштабної війни всі сили суспільства і держави можуть бути направлені тільки на захист. І це значні обмеження і для науки, і для культурної сфери, і для інших фундаментальних частин суспільного життя. Але такий गंभीर बीमारी से पीड़ित पुतिन। एक तरफ जेलेंस्की अपने सैनिकों के हौसले बढ़ा रहे हैं, कई मोर्चों पर वो सैनिकों के साथ खड़े दिखे, तो वहीं जंग में पुतिन कहीं दिखे नहीं। उल्टे उनकी गंभीर बीमारी की अटकलें रूसी सैनिकों के उत्साह को कमजोर करती दिखी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से यूक्रेन पर हमले का सही नेतृत्व नहीं हो पा रहा है। जंग लंबी खिंचने से थके रूसी सैनिक। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस के सैनिकों का हाल इतना बुरा हो गया है कि वो परेशान होकर खुद को गोली मार रहे हैं। डेली मेल ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए एक सैनिक के इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें एक सैनिक ने बताया कि 2.5 महीने से यूक्रेन की जमीन पर जाकर लड़ाई कर रहे सैनिक अब मानसिक रूप से पस्त हो रहे हैं। Да у всех в основном паника была, все хотели уйти оттуда. यानी जंग लंबी खिंचने से रूस के सैनिक इतने परेशान हो गए हैं कि खुद को ही गोली मार रहे हैं। पकड़े गए सैनिक के मुताबिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के 2 सैनिकों ने उसके सामने ही खुद को गोली मार ली, क्योंकि इतने दिनों से चल रही जंग लड़ते लड़ते वो दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुके थे। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार। जंग में पहले ही दिन से यूक्रेन के सैनिक झुके नहीं हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने रूसी सैनिकों के रास्ते में लैंड माइन्स बिछाई, ताकि रूसी सैनिकों के हौसलों को पस्त किया जा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की सेना रास्ते में बिछे लैंड माइन को सर्च करती दिखी। नेटो देशों के हथियार कारगर। जंग में यूक्रेन के सैनिकों के हौसले के साथ साथ नेटो देशों द्वारा भेजे गए हथियार भी रूस की सेना पर भारी पड़े। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के जेवलिन मिसाइल लॉन्चरों से हुआ है। मैन पोर्टेबल होने की वजह से इसे यूक्रेनी सैनिक कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा रहे हैं और रूसी टैंकों को चुन-चुन कर निशाना बना रहे हैं। अभी तक यूक्रेन जिस तरह से जंग में अड़ा है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो आत्मरक्षा के बजाय पलटवार करने से गुरेज नहीं करेगा। रूस को कमजोर करने के लिए नाटो लगातार चाल चल रहा है। उसने रूस के 2 पड़ोसी देशों स्वीडन और फिनलैंड को उसका दुश्मन बना दिया। नाटो इन दोनों देशों के जरिए रूस की सुरक्षा को खोखला करने की प्लानिंग कर रहा है। यह डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाकर रूस को उत्तर की तरफ से घेरने की यह पूरी तैयारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि रूस को डर है कि उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसकी वजह से फिनलैंड बाल्टिक सागर के
के किनारे बसा हुआ देश है। ऐसे में अगर नाटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है और इस वजह से बाल्टिक सागर में रूस का आना जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। यही नहीं, इससे रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले पूरे बिजनेस पे असर पड़ेगा और रूस इसी वजह से नहीं चाहता है कि नाटो उसकी उत्तरी सीमा की तरफ आगे बढ़े। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। गुरुग्राम में लगातार हुई बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉकिंग की समस्या सामने आ चुकी है। जल जमाव के बीच गुजर रही बस में पानी भर गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। आप देखिए, एक तरफ लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो, गर्मी से थोड़ी राहत मिले क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो टेम्परेचर था उसके वजह से बहुत चुनौती। लेकिन जब बारिश हुई तो नई समस्या सबके सामने, और ये नई समस्या क्या है ये आप देख रहे हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या, और जिसमें सिर्फ सड़कों पे पानी नहीं बल्कि ये बस खड़ी है और बस के अंदर ये पानी की समस्या। आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना जलस्तर, और अगर सही तरीके से यहाँ पे प्लानिंग नहीं की गई है उसका असर ये है कि जब भी बारिश होती है इन इलाकों में तो जल भराव की समस्या। और अभी आप देखिए कुछ घंटों इसी तरीके से स्थिति रहेगी। अगर आज पूरे दिन में रुक रुक कर बारिश होती रही तो ये चुनौती और भी ज्यादा आगे बढ़ जानी है। अब इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि जिसको भी इस रूट से आगे बढ़ना हो, किसी को स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, तो किस तरीके से लोग यहाँ से मूव कर पाएंगे। ये कितनी बड़ी परेशानी है आप समझ सकते हैं। हालांकि गुरुग्राम को तो बहुत हाईटेक तरीके से बसाने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि परेशानी कितनी बड़ी है। भारत की बड़ी फाइनेंशियल